हेलो वेंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन और ईबो एक बहुत बड़ी चोटी पर खड़े थे जहाँ से नीचे एक बहुत बड़ी खाई थी और एक ओशन भी। लेकिन ईबो ने आर्थर चेन के हाथ से मरने के बजाय उस चट्टान से नीचे कूदने का डिसीजन लिया। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। इस बीच जंगल में हाइकुआन, हाओशुआन और उनके कुछ आदमी घोड़ों पर सवार होकर ईबो और जैन को खोज रहे थे। जगुआर, देखो वहाँ एक बड़ा घास का मैदान है और वहाँ एक साइन भी है जो लगता है कि लोगों ने इसे पार कर लिया था। हाइकुआन ने पीछा किया जहाँ हाओशुआन उसे बता रहा था। चलो उन साइन को फॉलो करते हैं, हाइकुआन ने कहा। फिर उन्होंने अपने घोड़ों को जितना तेज दौड़ा सकते थे दौड़ा दिया। तभी वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से ईबो और जैन के बारे में पूछा। मुझे लगता है कि वे लोग जो बात कर रहे थे वो आर्थर चेन और उसके ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैन और ईबो के बारे में कुछ नहीं कहा और उन्होंने उन्हें देखा तक नहीं। हाओशुआन ने हाइकुआन से कहा, सर प्लीज रुकिए। तभी किसी की आवाज सुनकर हाइकुआन और हाओशुआन ने पीछे मुड़कर देखा। तभी उन्होंने देखा कि एक ओल्ड मैन उनकी ओर भागते हुए आ रहा है। सर उस तरफ जाओ, वे दो लोग वहाँ है, जल्दी करो इससे पहले कि वो लोग उन्हें पकड़ ले। उस ओल्ड मैन ने हाँफते हुए घास के मैदान के उस पार एक छोटे से जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। हाइकुआन, हाओशुआन और उसकी टीम ने उस ओल्ड मैन का शुक्रिया किया। फिर उन्होंने टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी से वहाँ से चले गए। उस छोटे से जंगल की ओर जाते समय उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। ये गोलियों की आवाज उसी डायरेक्शन से आ रही थी जो ओल्ड मैन ने उन्हें बताई थी। गोलियों की आवाज से घोड़े भी जोर से हिनहिनाने लगे, यहाँ तक कि पक्षी भी उस आवाज से डरकर अचानक उड़ गए। ओह शिट, चलो जल्दी करो, हाइकुआन ने सबसे कहा और उसने लाइटनिंग को जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ाने के लिए चाबुक मारा। जब वो उस प्लेस पर पहुंचे तो उन्हें एक पर्सन के अलावा कोई नहीं मिला जो अब खून से लथपथ पड़ा था। मैं इस पर्सन को नहीं जानता, जेरमी ने उस डेड बॉडी के चेहरे को देखते हुए कहा, जबकि हाइकुआन, हाओशुआन और बाकी के लोग जैन और ईबो को उस जगह के आसपास खोज रहे थे, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। रुको, किसी को तो उस गांव में वापस भेजो, हमें उस बूढ़े आदमी की जांच करने की जरूरत है, हाइकुआन ने कहा और उसने तुरंत एक आदमी को बूढ़े आदमी की तलाश करने के लिए तुरंत गांव में वापस भेजा। जेरमी, क्या लिबोवेन ने वैंग यीशु से कांटेक्ट किया था? हाइकुआन ने पूछा। हाँ बॉस, और मुझे लगता है कि वे पहले से ही यहाँ आ रहे होंगे, इसीलिए मुझे गांव वापस जाने की जरूरत है, जेरमी ने कहा। ये जगह ऐसी है जहाँ कोई भी सिग्नल नहीं है, हाओशुआन ने कहा। वो इतना नाराज था कि वो पुलिस या किसी को भी यहाँ से कॉल नहीं कर सकता था। बॉस, क्या आपको लगता है कि वे लोग ईबो और जैन को अपने साथ ले गए होंगे? जेरमी ने हाइकुआन से पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अपने भाई की कैपेबिलिटीज को जानता हूँ, हाइकुआन ने कहा। वो अपने दुश्मनों के हाथ लगने के बजाय इस चट्टान से कूदना बेहतर समझेगा। हाओशुआन ने उनकी बातचीत में इंटरफेयर करते हुए कहा, आप में से कुछ इस डेड बॉडी के पास रुको और पुलिस आने तक इंतजार करो। मुझे और हाओशुआन को गांव में वापस जाने की जरूरत है, हाइकुआन ने कहा। हाँ बॉस, आदमियों ने एक साथ कहा। फिर हाइकुआन और हाओशुआन गांव में वापस चले गए। उन्होंने उस ओल्ड मैन की तलाश की जिसने उन्हें सिर्फ 1 घंटे पहले डायरेक्शन बताई थी। जैसे वे गांव पहुंचे, लिबोवेन और कुछ पुलिसकर्मी जो वैंग यीशु के अंडर थे वे वहां पहुंचे। उसके बाद मिस्टर शाओशु इंग और मिस्टर वांग भी वहां आ गए। हाइकुआन, मेरा बेटा कहाँ है? शाओशु इंग ने तुरंत उससे पूछा। आई एम सॉरी मिस्टर शाओ, लेकिन हम अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए। जैन और मेरा भाई कहीं पर भी नहीं मिले, इसीलिए हम यहाँ वापस आ गए क्योंकि हमें इस गांव के लोगों की जांच करने की जरूरत है, हाइकुआन ने कहा। हाइकुआन, आपको कुछ जानने की जरूरत है, मिस्टर शाओ कह रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर शाओ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये जानने की बहुत जरूरत है। आर्थर चेन उसी बिजनेसमैन का बेटा है जिसने जैन का किडनैप कर लिया था जब वो 4 साल का था। वो वही एक है जो अब जैन का पीछा कर रहा है।
और मिस्टर शाओ, क्या आपको ये बात याद है कि आपने ही उस किडनैपर के बेटे को ऑर्फनेज में भेज दिया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया, है ना? फिर वो लड़का एक पेंग नाम के बिजनेसमैन से मिला और उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, इसीलिए किसी भी रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है, हाइकुआन ने कहा। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मुझे धमकियां देने वाला पर्सन भी वही था? मिस्टर शाओ शुइंग ने पूछा। बिल्कुल मिस्टर शाओ, वो वही था जो आपको धमकी दे रहा था, ली बोवेन ने जवाब दिया। उसके बाद हाइकुआन और उसकी टीम जांच करती है और उस बूढ़े आदमी से बात करती है जिससे वे सुबह मिले थे। मैंने उन दोनों की हेल्प की क्योंकि छोटे के पैर में चोट लगी थी। उन्होंने कहा था कि वे रात में जंगल में सोए थे और हेल्प के लिए सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। फिर जब वे लोग मुझे मिले तो मैं उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया में ले गया और उन्हें खाना खिलाया और छोटे के पैर में जो चोट लगी थी मैंने उसे ट्रीट भी किया, उस बूढ़े आदमी ने कहा। और दूसरे लोगों का क्या, जो ग्रुप में आए थे? हाइकुआन ने पूछा। वे ग्रुप में आए हुए आदमी उन दोनों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने हमसे पूछताछ भी की, लेकिन हम तब नहीं जानते थे कि वे लोग किसे ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा उनके चेहरे पर चोट के निशान के साथ वे लोग भयानक लग रहे थे और उनमें से एक आदमी लंगड़ा भी रहा था। उनका लीडर बहुत ही डेंजरस लग रहा था, लेकिन उनमें से एक जो बहुत ही शांत लग रहा था। उस बूढ़े आदमी ने कहा। वे सब लोग कितने थे? वे 5 लोग थे, उस ओल्ड मैन ने कहा। तभी वैंग इशू के अंडर जो पुलिस काम कर रहे थे वे अभी अभी डेड बॉडी के साथ वहां आ गए। अंकल, क्या ये ठीक है अगर आप इस डेड बॉडी को चेक करें? अगर आप इसे पहचान सकते हैं तो अच्छा होगा, वैंग इशू ने पूछा। तभी उस ओल्ड मैन ने डेड बॉडीज को चेक किया। अरे ये तो उन ठगों में से एक था, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। आपका क्या मतलब है कि वो थोड़ा डिफरेंट है? हाइकुआन ने पूछा। वो वही है जो मैंने तुमसे कहा था कि वो थोड़ा अलग है और शांत भी दिखता है, बूढ़े आदमी ने कहा। तभी पुलिस के कुछ आदमी वहाँ से डेड बॉडीज को ले जाने लगे। रुको, मैं डेड बॉडी को चेक करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे भतीजे शोचेंग ने मुझे इस घटना के बारे में बताया था और मुझे इसे चेक करने की जरूरत है कि वो कौन है, मिस्टर शाओ शुइंग ने कहा। फिर शाओ शुइंग डेड बॉडी का चेहरा देखकर चौंक गया। अरे ये तो मेरे बेटे का सबसे अच्छा दोस्त पेंग चुए है, शाओ शुइंग ने कहा। हाइकुआन और बाकी के लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिमाग में ये मामला बहुत जटिल हो गया और इसीलिए इस केस को डीप जांच करने की जरूरत है। वैंग इशू, क्या आपने अपने आदमियों को सिटी के एग्जिट पॉइंट पर असाइन किया? हाइकुआन ने पूछा। हाँ, मैंने कुछ अपने आदमियों को सिटी के एग्जिट पॉइंट पर असाइन कर लिया है, जैसे कि एयरपोर्ट, घाट, हर सब स्टेशन, बस टर्मिनल जैसे पॉइंट पर। और लिबोवेन ने मुझे आर्थर चेन के बारे में भी बताया था, वैंग इशू ने जवाब दिया। अंकल, क्या उस सड़क पर बाहर निकलने का कोई रास्ता है जहाँ से हम आए थे? हाइकुआन ने पूछा। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ से दूसरे गांव जाने के लिए एक नैरो पैसेज रास्ता है और वो प्लेस यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। मुझे लगता है कि उन ठगों ने भागने के लिए उसी एग्जिट पॉइंट का यूज किया है। मैंने पहले ही अपने आदमियों को अपनी कार और बाइक लेने के लिए टोइंग कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए कहा था, और वैसे भी जैन और ईबो को टक्कर मारने वाली कार स्मगलिंग में यूज किए जाने वाली कार है। ऐसा लगता है कि आर्थर चेन केवल बदला लेने के लिए यहाँ नहीं आया है, बल्कि यहाँ कुछ अंडरग्राउंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आया है, वैंग इशू ने कहा। शुक्रिया अंकल, आपने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, हाइकुआन ने वैंग इशू का सामना करने से पहले उस ओल्ड मैन से कहा। उसके बाद बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो कार, गन, ड्रग स्मगलिंग और सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, जिस केस पर आपकी टीम अभी काम कर रही है? हाइकुआन ने पूछा, जिस पर वैंग इशू ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमें इस केस के मामले में प्राइवेट में डिस्कशन करने की जरूरत है, चारों ओर देखते हुए हाइकुआन ने कहा। बॉस, गांव वालों के कहने के अनुसार केवल 4 लोग वहां से गुजरे और वहां से भाग गए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपके भाई और जहान को नहीं पकड़ा, एक आदमी ने हाइकुआन को रिपोर्ट किया। सबसे ज्यादा चांसेस है कि वे दोनों उस चट्टान से कूद गए होंगे,
हाओ शुआन ने कहा जैसे ही उसने सुना कि उस आदमी ने क्या रिपोर्ट की है। जेरमी, उस चट्टान से नीचे उतरने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करो, हाई कुआन ने कहा। यस बॉस, जेरमी ने कहा। फिर वे लोग उस एरिया के आसपास चेक करने लगे। बॉस, वे दोनों हमें नहीं मिले, लेकिन सर्च करते हुए ये बैग हमें मिला। जेरमी ने अपने हाथों से छोटे से बैग को दिखाते हुए कहा। हाईकुआन ने जेरमी के हाथ से वो बैग ले लिया और उसे खोला। अरे, ये तो जैन का बैकपैक है और उसमें उसका पर्स भी है, यहाँ तक कि उसका सेल फोन भी। हाईकुआन ने बैग के अंदर देखते हुए कहा। फिर उन्होंने शाओ शू इंग को बुलाया जो मिस्टर वांग से बात कर रहे थे। ठीक है, मैं अपने बेटे और ईबो को खोजने में हेल्प करने के लिए नौसेना से हेल्प मांगने के लिए उनसे कांटेक्ट करूंगा, शाओ शू इंग ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा सा पेन था। उसने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्यारा बेटा इस सारे सिचुएशन से गुजरेगा। हाईकुआन ने अपने कुछ आदमियों को गांव में रहकर ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा। फिर हाईकुआन, हाओ शुआन, मिस्टर वांग और मिस्टर शाओ आगे का प्लान बनाने के लिए सिटी में वापस चले गए। इस बीच आर्थर चेन और 3 रूसी उस सिटी में पहुंचे जहां बूढ़े आदमी ने हाईकुआन से कहा था। आर्थर चेन, अब हमें क्या करने की जरूरत है? मुझे यकीन है कि वो ऑफिसर पहले से ही जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था, रोमन ने पूछा। मुझे अपना फोन दे दो। आर्थर चेन ने फोन लेकर हेपेंग का नंबर डायल किया। उसने हेपेंग से हेल्प मांगी। उसके बाद हेपेंग ने उसे सिटी से बाहर निकलने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए क्योंकि ऑफिसर ने पहले से ही एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हेपेंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और वो बीजिंग सिटी में अपने प्लेस पर वापस आ गए। अब दूसरी तरफ मैं कहाँ हूँ? वाओ, ये फ्लावर का गार्डन तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो एक नैरो पैसेज रास्ते पर चलते हुए और उन फूलों को छूते हुए चल रहा था। ये जगह तो सच में बहुत अच्छी है। यहाँ इतनी शांति है और यहाँ की एयर भी बहुत ही फ्रेश है। जहान वहाँ रुकते हुए चिल्लाया और अपनी बाहें फैलाकर मुड़ गया और उस एयर का एंजॉय करने लगा जो उसकी स्किन से टकरा रही थी। जहान जहान, तभी जहान को एक आवाज सुनाई दी। क्या? कौन है? जहान ने कहा। जहान बेटा, यहाँ आओ। फिर से जहान को किसी की आवाज सुनाई दी। वो ये खोजने की कोशिश कर रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो उस रास्ते पर फिर से चलता रहा और उस आवाज को फॉलो किया। मम्मा, क्या वो आप है? जहान ने कहा। उसने एक लेडी को व्हाइट लेस वाली ड्रेस पहने हुए देखा जो हवा में धीरे धीरे उड़ रही थी। जहान उसके पास जाने के लिए दौड़ता रहा, लेकिन लगता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि वो जगह वहाँ से काफी दूर है। मम्मा, प्लीज मेरा इंतजार करो, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, जहान ने अपने आंसुओं में कहा। जहान बेटा, अपने डैडी के पास वापस जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहान की माँ ने कहा। लेकिन माँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। मम्मा, प्लीज यहाँ से मत जाओ और मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाओ, जहान ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। बेटा, तुम्हारा टाइम अभी नहीं हुआ, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हारे पिताजी सैड हो जाएंगे, इसीलिए प्लीज उनके पास वापस जाओ, जहान की माँ ने कहा। और जब वो उस छोटे से रास्ते में मिले तो उसने जहान के चेहरे को पैर से सहलाया। माँ, जहान ने कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो उस पर्सन के टच को महसूस कर रहा था जिस टच को वो इतने लंबे टाइम से तरस रहा था। बेटा, मैं तुमसे और तुम्हारे डैडी से बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज अपनी मम्मी की बात सुनो, ठीक है, जहान की माँ ने कहा। जहान ने अपना सिर हिलाया और उसने अपनी माँ को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ को टच नहीं कर सका। माँ, जहान का हाथ उसके माँ के आर पार हो गया, वो उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर सका। अपनी माँ को टच ना करने से वो रोने लगा। अब जाओ बेबी, कोई तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहान की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, मेरा कौन इंतजार कर रहा है? जहान ने पूछा, लेकिन उससे कोई भी जवाब नहीं मिला क्योंकि उसकी माँ धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। प्लीज माँ, मेरे लिए रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, जहान ने कहा और वो दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर वही के वही जम गए। वो सिर्फ अपनी माँ को दूर जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो वहाँ हिल भी नहीं पा रहा था। वापस जाओ मेरे बेटे,
अब वो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा है। उसकी माँ ने बहुत दूरी से कहा। जहान अब जितना जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से वो चिल्लाया। जहान उठो, उसे जगाने की कोशिश करते हुए उसके गालों पर धीरे से थपथपाते हुए ईबो ने कहा। जहान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने ईबो को देखा। ईबो, जहान ने कहा। फिर जहान आजू बाजू देखने लगा। ईबो, हम कहाँ है? जहान ने पूछा और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर में बहुत पेन होने लगा। जहान, बस लेट जाओ और थोड़ा आराम करो, तुम्हारे सिर का घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ईबो ने उसे लेटने में हेल्प करते हुए कहा। ईबो, हम कौन सी जगह पर है? जहान ने अपनी आंखें बंद करते हुए पूछा। जहान, हम एक आइलैंड के क्यों में हैं। ईबो ने कहा। क्या, एक आइलैंड? जहान ने चौंकते हुए कहा। हाँ जहान, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कौन से आइलैंड पर है, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहता। ईबो ने कहा। हम इस जगह पर कब से है? जहान ने पूछा। हम 3 दिन से यहाँ है और तुम पूरे 3 दिन बेहोश थे। ईबो ने कहा। 3 दिन मैं बेहोश था? इतना टाइम? जहान ने चौंकते हुए पूछा। वैसे मैंने अपने सपनों में अपनी माँ को देखा। जहान ने कहा। ओह, इसीलिए लगता है कि तुम अपने माँ को बुला रहे थे। ईबो ने कहा। ईबो, अब हम क्या करने वाले हैं? और जब मैं बेहोश था तो तुमने क्या किया था? जहान ने पूछा। जब तुम बेहोश थे तो मैंने खाने के लिए कुछ शिकार की, ताकि जब तुम उठो तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए, और मुझे भी खाने की जरूरत थी। और मैंने आसपास चेक भी किया, क्या कोई हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। ईबो ने कहा और उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। ईबो, चलो बीच पर चलते हैं और कुछ जलाते हैं, ताकि उसे देखकर कोई हमें ढूंढ ले। जहान ने कहा। फिर उसने उठने की कोशिश की। जहान, पहले तो ज्यादा मत सोचो, अभी के लिए तुम सिर्फ आराम करो। यहाँ कुछ फ्रूट्स है जो तुम्हें खाने की जरूरत है, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ईबो ने कहा और उसने केले को छीलना शुरू किया। जहान, अपना मुंह खोलो। ईबो ने कहा। ईबो, मैं इसे खुद भी खा सकता हूँ। जहान ने कहा जब उसने ईबो के हाथ से केला छीनने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने जहान की कलाई पकड़ ली और उसे वो फ्रूट खाने के लिए कहा जो उसके हाथ में है। फिर जहान ने अपना मुंह खोला और ईबो ने उसे वो फ्रूट खिलाया। जहान सच में बहुत भूखा था, क्योंकि 3 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। कुछ फ्रूट्स खाने के बाद ईबो ने जहान को पीने के लिए कोकोनट वाटर दे दिया। शुक्रिया ईबो, जहान ने वो कोकोनट वाटर पीने के बाद कहा। जहान सोच रहा था कि वो लकी है, क्योंकि ईबो उसके साथ है। ईबो की वजह से वो इस बड़े हादसे से बच गया, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि अगर वो अकेला होता तो वो बचता या नहीं। यू आर ऑलवेज वेलकम जहान, ईबो ने अपनी आंखें विंक करते हुए कहा। उसे देखकर जहान ने अपनी आंखें फेर ली, क्योंकि ईबो को उस तरह से देखकर उसे शर्म आ रही थी। ईबो, मुझे फिर से नींद आ रही है, जहान ने कहा, लेकिन सच तो ये है कि वो बस चाहता था कि ईबो एक पल के लिए उससे दूर रहे। जहान को शर्माते हुए देखकर ईबो भी मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है जहान, तुम आराम करो, बाद में मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। मुझे पता है कि वो जगह तुम्हें पसंद आएगी, ईबो ने कहा। फिर वो उठा और उस केव से बाहर चला गया। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अब तो बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि हमारे ईजान अब आइलैंड में फंसे हुए हैं। इस आइलैंड में क्या क्या रोमांटिक होने वाला है ये तो हमें आगे पता चल जाएगा। आई होप आपको भी इस स्टोरी में आगे मजा आएगा। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।